नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। इस लेक्चर को भी आप लोग एंजॉय कीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. With reference to an initiative called the Economic of Ecosystem and Biodiversity TEEV, which of the following statement is are correct? First, it is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. Second, it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. Third, it presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate, and capture the value of ecosystem and biodiversity. Select the correct answer using the codes given below. पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह UNEP, IMF और विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित एक पहल है। दूसरा, यह एक वैश्विक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तीसरा, यह एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो निर्णयकर्ताओं को पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के मूल्य को पहचानने, प्रदर्शित करने और पकड़ने में मदद कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये स्टेटमेंट सही है कि यह एक वैश्विक पहल है जो कि जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब यह एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो निर्णयकर्ताओं को पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के मूल्य को पहचानने, प्रदर्शित करने और पकड़ने में मदद कर सकता है। ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In which of the following state is lion-tailed macaw found in its natural habitat? First, Tamil Nadu. Second, Kerala. Third, Karnataka. Fourth, Andhra Pradesh. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित में से किस राज्य में शेर पूंछ वाला मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? पहला, तमिलनाडु। दूसरा, केरला। तीसरा, कर्नाटका। चौथा, आंध्र प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कहाँ कहाँ पर लॉयन टेल्ड मकाऊ पाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों जगहों पर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग. फर्स्ट, ब्लैक नेक्ड क्रेन. सेकंड, चीता. थर्ड, फ्लाइंग स्क्वेरल. फोर्थ, स्नो लेपर्ड. विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, काली गर्दन वाला सारस। दूसरा, चीता। तीसरा, उड़ने वाली गिलहरी। चौथा, हिम तेंदुआ। उपयुक्त में से कौन सा भारत में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाए? कौन सा इसमें पाया जाता है भारत में? देखिए, ब्लैक नेक्ड क्रेन भी पाया जाता है, फ्लाइंग स्क्वेरल भी पाया जाता है और स्नो लेपर्ड भी पाया जाता है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 4। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन्ड मिनिवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन्ड मिनिवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन से ए बर्ड, बी प्राइमेट्स, सी
reptiles, D. amphibians. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए birds. Next question. Question number 5. Consider the following. First, bats. Second, bears. Third, rodent. The phenomenon of hibernation can be observed in which of the above kinds of animal? निम्नलिखित पर विचार करें। पहला चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा कृतंग। उपरोक्त में से किस प्रकार के जानवर में हाइबरनेशन की घटना देखी जा सकती है? तो हाइबरनेशन किन किन में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो वो बैट्स में भी है, बियर्स में भी है और रोडेंट में भी है। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Consider the following statement. First, biodiversity is normally greater in the lower latitude as compared to the higher latitude. Second, along the mountain gradient, biodiversity is normally greater in the lower altitude as compared to the higher altitude. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जैव विविधता सामान्यतः उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में अधिक होती है। दूसरा, पर्वतीय ढालों के साथ जैव विविधता सामान्यतः उच्च ऊंचाई की तुलना में निम्न ऊंचाई पर अधिक होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ये आपको बताना है। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Consider the following statement. First, saltwater crocodile is found in the Andaman and Nicobar Island. Second, shrew and tapir are found in the western Ghat of the Malabar region. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, खारे पानी का मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। दूसरा, छछूंदर और टेपिर मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि श्रू एंड टापिर आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द मालाबार रीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये लार्ज हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. Consider the following statement. First, in India, red panda is naturally found in the western Himalayas only. Second, in India, slow loris lives in the dense forest of the northeast. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में लाल पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के घने जंगलों में रहता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या करें कि इन इंडिया स्लो लॉरिस लाइव्स इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9. Concerning a conservation organization called Wetland International, which of the following statement is are correct? First, it is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar Convention. Second, it works at the ground level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. Select the correct answer using the codes given below. वेटलैंड इंटरनेशनल नामक एक संरक्षण संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं देशों द्वारा गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान को विकसित करने और जुटाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करता है।
और बेहतर नीतियों की वकालत करने के लिए व्यवहारिक अनुभव का उपयोग करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट वर्क्स एट द ग्राउंड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज। इसका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी, टू ओनली। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10. India is a party to the Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statement best describe as to how we should maintain these sites in the context of this convention? भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्ष है और उसने कई क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि हमें इन कन्वेंशन के संदर्भ में इन साइटों को कैसे बनाए रखना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं: ए, कीप ऑल द साइट्स कंप्लीटली inaccessible to man so they cannot be exploited। सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूरी तरह से दुर्गम रखे ताकि उनका दोहन न किया जा सके। बी, conserve all the site through ecosystem approach and permit tourism and recreation only। पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से सभी स्थलों का संरक्षण करें तथा केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दें। तीसरा, conserve all the sites through ecosystem approach for a specific period without any exploitation with a specific criteria and a specific period for each site and then allow sustainable use of them by future generation। पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से सभी स्थलों को बिना किसी दोहन के एक निश्चित अवधि के लिए संरक्षित करें, प्रत्येक स्थल के लिए विशिष्ट मानदंड और विशिष्ट अवधि के साथ तथा फिर भविष्य की पीढ़ियों द्वारा उनके सतत उपयोग की अनुमति दें। D. Conserve all the sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use। पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के माध्यम से सभी स्थलों का संरक्षण करें तथा उनके एक साथ सतत उपयोग की अनुमति दें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का? इसमें कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंजर्व all the sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use। D is the right answer। Next question, question number 11. If a wetland of international importance is brought under the Montreux Record, what does it imply? यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लाया जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन हैं: ए, चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है। B. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland। जिस देश में आर्द्रभूमि स्थिति है उसे आर्द्रभूमि के किनार से 5 किलोमीटर भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। C. The survival of the wetland depends on the cultural practices and tradition of certain communities living in its vicinity and therefore the cultural diversity therein should not be destroyed। आर्द्र भूमि का अस्तित्व उसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है और इसलिए उसमें सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। इट इज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड, आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू ऑकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है। A is the right answer। Next question, question number 12.
एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? आपके ऑप्शन हैं ए फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग, पोषक तत्वों की प्राप्ति और चक्रण के लिए, बी फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने के लिए, सी इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, तलछट को बनाए रखकर नदियों को गाद में कम करने में, डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त में से सभी। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, concerning the wetland of India, consider the following statement. First, the country's total geographical area under the category of wetland is recorded more in Gujarat as compared to other states. Second, in India, the total geographical area of coastal wetland larger than that of the total inland area of wetland. Which of the statement given above is are correct? Question number 13. भारत की आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, आर्द्र भूमि की श्रेणी के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक दर्ज किया गया है। सेकंड, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आर्द्र भूमि के कुल अंतर्देशीय क्षेत्र से बड़ा है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कंपेयर टू अदर स्टेट। ओनली वन, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, consider the following statement. First, under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetland in the territory of India. Second, the Wetland Conservation and Management Rules 2010 were framed by the Government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. The Wetland Conservation and Management Rules 2010 also encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत सरकार के लिए भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य है। दूसरा, रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 तैयार किए गए थे। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आर्द्र भूमि के जल निकास क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र भी शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 14 का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, the annual production of biomass is minimal in which of the following environment? निम्नलिखित में से किस वातावरण में बायोमास का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? आपके ऑप्शन है ए डीप सी, बी प्रेरीज, सी डेसिडुअस फॉरेस्ट, डी टेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डीप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए वंदना शिवा, बी वी के शर्मा, सी एम एस स्वामीनाथन, डी मेधा पाटेकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, consider the following international agreements. The International Treaty on Plants Genetic Resources for Food and Agriculture. Second, the United Nations Convention to Combat Desertification. Third, the World Heritage Convention. Which of the above has had a bearing on the biodiversity? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर विचार करें। पहला, खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि।
दूसरा, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। तीसरा, विश्व धरोहर सम्मेलन। उपरोक्त में से किसका जैव विविधता पर असर पड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों का ही जो होता है हमारे जैव विविधता पर असर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रीन हाउस गैसेस, बी डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, सी पॉल्यूशन, डी ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन, द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ग्रीन हाउस गैसेस, बी डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, सी पॉल्यूशन, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वॉज द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 2015? वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए पेरिस, बी कतर, सी बॉन, डी कोलंबो, ई नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस ए 25th, बी 23rd, सी 22nd, डी 21st। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 21st। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच हैज द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजेस इन द लास्ट सेंचुरी? पिछली शताब्दी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन हैं ए 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1.8 फ़ारेनहाइट, सी 3.4 फ़ारेनहाइट, डी 2.4 फ़ारेनहाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1.8 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इसको आप लोग करंट ईयर से अपडेट कर लीजिएगा, तो ये अभी रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए टू ऑब्टेन सुटेबल टेम्परेचर फॉर प्लांटेशन, वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त तापमान प्राप्त करना, बी ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करना, सी बाय विच बैरन माउंटेन चेंजेस इनटू द ग्रीन, जिससे बंजर पहाड़ हरे रंग में बदल जाते हैं, डी इन विच डीप वाटर सीम्स ग्रीन, जिसमें गहरे पानी में हरापन दिखाई देता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन बी ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपके ऑप्शन है ए इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, बी डिक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, सी इंक्रीज इन सी वाटर टेम्परेचर, डी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईएएस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।